हेलो एवरीवन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बढ़ते हुए जो आज का टॉपिक है हम उसको आगे बढ़ाते हैं, जो कि है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस तरीके से एनफोर्स हुआ, यानी कि किस तरीके से वो लागू हुआ, अडॉप्ट किया गया, क्या क्या उसका प्रोसेस रहा था इनेक्ट होने का, यानी कि कैसे एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया और किस तरीके से वो लागू किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट है वो असेंबली को प्रेजेंट किया नवंबर 4, 1948 में, और उसी दिन उसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। और फिर असेंबली ने उससे रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन किया 5 दिनों तक, जो कि था 9 नवंबर 1948 तक। और जो उसकी फिर सेकंड रीडिंग है वो क्लोज बाय क्लोज रीडिंग जो थी, यानी कि जो जो उसमें एक्ट्स दिए हुए थे, जो जो उसमें सब सेक्शंस थे एंड सेक्शंस थे उसकी क्लोज बाय क्लोज एक तरीके से रीडिंग हुई, कंसिडरेशन हुई कि क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें, क्या क्या चीज़ें मैंशन हैं, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन जो है वो नवंबर 15, 1948 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ अक्टूबर 17, 1949 तक। इस स्टेज में जो ये हमारी क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन की स्टेज थी, इसमें 7,652 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया, यानी कि पूरा केयरफुली उसको देखने के बाद में, उसको डिस्कस करने के बाद में हमारी सभा थी, उसने कहा कि भाई इतने चेंजेस होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जो असेंबली है उसने सिर्फ 2,473 प्रपोजल्स पे ही डिस्कशन किया, यानी कि जो प्रपोजल्स थे वो ज़्यादा थे, लेकिन जो एक्चुअल डिस्कशन हो पाया वो 2,473 अमेंडमेंट्स या फिर जो प्रपोजल्स थे उन्हीं पे ही हो पाए, जो कि कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट रहे होंगे। तो ये हमने एक फ़ोटो भी लगाई हुई है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर हैं, जो कि चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो फाइनल ड्राफ्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये जो फ़ोटो है 25 नवंबर 1949 की है, यानी कि ये जो फ़ोटो है ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ था उससे एक दिन पुरानी है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये फाइनल ड्राफ्ट को प्रेजेंट करते हुए एक फ़ोटो है, और यही जो ड्राफ्ट था ये ड्राफ्ट ही हमारा इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो ड्राफ्ट की थर्ड रीडिंग थी वो नवंबर 14, 1949 को स्टार्ट हुई, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक मोशन रखा असेंबली में। मोशन ये होता है कि जब कोई एक्ट या फिर कोई सभा के अंदर कोई चीज़ पास करानी हो, यानी कि कोई एक्ट हो या फिर कोई भी लॉ हो, रूल हो, या फिर कोई चेंज लाना हो और उसके रिगार्डिंग वोट होनी हो, डिस्कशन होना हो, और उस चीज़ की सारी चीज़ों के होने के बाद में अगर कोई चीज़ सहमति से पास करानी हो तो एक मोशन रखा जाता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये मोशन रखा सभा में, और उसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन सेटल किया असेंबली ने उसको पास किया जाए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने का उन्होंने मोशन रखा। और ये जो मोशन है ये डिस्कशन एंड सारी चीज़ों के बाद में नवंबर 26, 1949 को पास डिक्लेयर किया गया, यानी कि 14 तारीख से लेके 26 तारीख तक डिस्कशन हुई, उसको कंसिडर किया गया, देखा, और उसमें जो भी सभा के अंदर डिस्कशन होंगे असेंबली के अंदर, सब चीज़ होने के बाद में फाइनली नवंबर 26, 1949 को ये मोशन पास किया गया, और अल्टीमेटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस दिन वो इनेक्ट हुआ, यानी कि वो लागू हो गया, और हमारे जो भारत देश है उसको अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन मिला। जिस दिन मोशन डिक्लेयर हुआ था उस दिन सारे के सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्नेचर करे, मोशन पे भी सिग्नेचर करे और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी सिग्नेचर करे। और उस दिन 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। तो यानी कि असेंबली में 284 मेंबर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर साइन करा, और उसको साइन करने के बाद में इनेक्ट किया। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक प्रीएम्बल था ओरिजिनली, और एक 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, और जो हमारा प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्ट होने के बाद में इनेक्ट किया गया, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इनेक्ट कर लिया गया था, सब ने सिग्नेचर कर लिए, सब कुछ हो गया, जब वो एनफोर्स हो गया टोटली, उसके बाद में हमारा जो प्रीएम्बल है उसको इनेक्ट किया गया। और जो ये नवंबर 26, 1949 जो डेट है ये वही डेट है जो कि हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है। तो यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एक इनेक्टमेंट की, और यही डेट मेंशन है प्रीएम्बल में कि जिस दिन जो भारत के लोग हैं और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक तरीके से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे पीपल ऑफ इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती है, हमारे भारत के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो उन्होंने इस तारीख को अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और जो हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा बी आर अम्बेडकर के बारे में।
जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर थे। उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पायलट किया था, यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो उसके चेयरमैन थे। और उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पायलट किया था, मतलब उसको एक तरीके से लीड किया था या फिर उसको गाइडेंस दी थी या डायरेक्शन दी थी असेंबली में। और उसमें इन्होंने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जो डिस्कशंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड लॉज से रिलेटेड, जितने भी डिस्कशन होने थे या फिर जितने उसमें एक्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, और जो उसमें राइट्स प्रोवाइडेड हैं माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हों, चाहे वो विमेन राइट्स हों, और बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें जो हम कभी जब उन डेडिकेटेड टॉपिक्स पे आएंगे हम उस समय उनको डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए और हर जगह से जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें थी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई, और फिर अपनी कंट्री के नीड्स के हिसाब से जो अलग अलग हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग टाइप के कल्चर हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था या डिज़ाइन किया था या जो बनाया था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। और उन जो असेंबली में भी जो डिस्कशंस होते थे, जैसे कि अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे, जिसमें से कुछ पे डिस्कशन भी हुआ था काफ़ी सारों पे, उन सब में ये काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहे थे और इन्होंने अपना इनपुट दिया था। तो जो बी.आर. अम्बेडकर जी हैं वो अपने लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्गूमेंट के लिए जाने जाते हैं, यानी कि जो उनके आर्गूमेंट्स कहे गए हैं वो लॉजिकल कहे गए हैं, फोर्सफुल कहे गए हैं। फोर्सफुल ऐसे नहीं कि वो थोपते थे, फोर्सफुल से मतलब है कि जो उन्होंने बात रखी थी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें डाली गई थी वो काफ़ी सोच समझकर और काफ़ी कंसिडरेशंस के बाद में डाली गई थी, और फिर वो उन बातों पे टिकते थे, उन पे फोर्स करते थे कि ये जो रखा गया है वो क्यों रखा गया है। उसको परसुएसिव इसलिए कहा जाता है कि वो लोगों को कन्विंस कर देते थे, वो समझाते थे कि उसका क्या रीज़न है और वो किस लिए रखी गई है। तो इसलिए उनका जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो एक लॉजिकल भी कहे जाते थे कि वो लॉजिक से बात करते थे, और वो जो उन्होंने चीज़ें रखी थी वो उनके पीछे उन पे टिकते भी थे और उनको करने के लिए मनाने की काबिलियत रखते थे। और साथ ही में वो एक ब्रिलियंट राइटर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, और एक अनडिस्प्यूटेड लीडर भी कहे जाते हैं शेड्यूल कास्ट के। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो खुद एक बैकवर्ड क्लास से आते थे और उन्होंने खुद अपनी लाइफ में काफ़ी कठिनाइयाँ देखी थी, इसलिए वो उन चीज़ों को समझते थे, और इसलिए उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या शेड्यूल कास्टेज हैं उनके एक लीडर की तरह भी वो उन्होंने काम किया। उन्होंने उनके लिए उनको समझाया कि किस तरीके से एजुकेशन या फिर जो हमारे राइट्स हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से हम देश के सारे लोगों को एक मेन स्ट्रीम यानी कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और सबको बराबर लाने के लिए कुछ प्रोविजंस करने चाहिए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ट्राइब्स हों या फिर शेड्यूल कास्ट हो। इन सभी लोगों के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी प्रोविजंस और काफ़ी चीज़ें करनी थी वेलफेयर के लिए। और साथ ही में उनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और उनको साथ ही में मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। उनको मॉडर्न मनु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड बिल जो ड्राफ्ट किया था उसमें उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेसिव और रेडिकल चेंजेस किए थे। उन्होंने जो सोशियो रिलीजियस लॉज थे हिंदूज़ के उनमें काफ़ी मॉडिफिकेशन करी थी। उन्होंने जो सोशल स्टेटस थी हिंदूज़ में, जो उसके सब डिविजन्स थे, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो या फिर कास्ट बेसिस पे हो, उन्होंने उसमें काफ़ी चेंजेस करे थे कि सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलें। उनका जो एम था वो था एक ब्रॉडर इंडिविजुअल लिबर्टी का और इक्वेलिटी का अमंगस्ट मैन एंड वीमेन, यानी कि चाहे मैन हो और वुमेन हो उनके बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो उसको कम करना चाहते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो उन्होंने एक ऐसे लॉज बनाए जिसमें कि एक विडो लेडी को भी उनके हस्बैंड के डेथ के बाद में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, और उन्होंने डोरी सिस्टम के अगेंस्ट भी काम किया, और उन्होंने वीमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया, और जो शेड्यूल कास्ट के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया कि कैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उनका अच्छा किया जाए। तो इसी तरीके से हम अपना इनेक्टमेंट का एक टॉपिक ख़त्म करते हैं और हम अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम एनफोर्समेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहले अब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और हमारे सारे मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन अब जो उसके अंदर प्रोविजंस थे यानी कि जो आर्टिकल्स थे या फिर जो उसमें सारी चीज़ें थी उनको लागू भी करना था, उसको अपने कंट्री पे एनफोर्स करना था, यानी कि इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम इसमें पहला पॉइंट कवर करते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो कुछ प्रोविजंस थे जो कि सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड
टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, यानी कि कुछ ऐसे प्रोविजंस जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, यानी कि पावर के ट्रांजिशन से रिलेटेड थे कि कोई चीज़ ख़त्म होगी और कोई चीज़ स्टार्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पुराने जो हमारे कुछ एक्ट्स लागू हुए थे वो सारे हटने थे, और जो ये नए एक्ट, जो नए आर्टिकल्स और नए एक्ट्स, इसमें जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो अब आगे से चलने थे। तो पुरानों को ख़त्म करने के लिए और नयों को लगाने के लिए जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे और कुछ टेम्पररी प्रोविजंस थे वो, और साथ में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, फंडामेंटल जो हमारे प्रोविजंस थे और इलेक्शन रिलेटेड थे, और साथ ही में प्रोविजनल पार्लियामेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जब तक हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं बनी थी पहले जनरल इलेक्शन के बाद तक, तब तक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने ही एज अ पार्लियामेंट वर्क किया था, उसने लेजिस्लेटिव काम किया था। तो ये प्रोविजनल पार्लियामेंट रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, ये सारे प्रोविजन जो कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये सारे के सारे नवंबर 26, 1949 यानी कि जिस दिन इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का डे माना जाता है, उसी दिन से ही ये प्रोविजंस एनफोर्स हो गए थे। और फिर जो बचे हुए प्रोविजंस थे जो कि ज़्यादातर थे, यानी कि जो ये प्रोविजंस हमारे लगाए गए थे ये माइनर सेक्शन था, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का। जो कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा था वो जनवरी 26, 1950 को एनफोर्स किया गया। जो बचे हुए जितने भी प्रोविजंस थे वो हमने जनवरी 26, 1950 को एनफोर्स करे, और इसी दिन को ही हमने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने का डे माना, यानी कि जो अडॉप्ट करने का डे है। तो वो तो है नवंबर 46, 1949। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस करने का, यानी कि जो पूरे तरीके से स्टार्ट करने का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से एनफोर्स कर दिया है, वो है जनवरी 26, 1950। और इसी दिन को हम रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन हमारा जो कंट्री है वो एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, डोमिनियन ऑफ इंडिया से। और इस दिन के बारे में भी हम एक ख़ास बात जानेंगे, जो कि है कि जो जनवरी 26 है ये स्पेसिफिकली चूज़ किया था, यानी कि जानबूझ के जो असेंबली है, जो हमारे निर्माता हैं, उन्होंने चुना था, क्योंकि इस डेट की एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। वो है थी कि 1930 में जो ये दिन है ये पूर्ण स्वराज दिन की तरह सेलिब्रेट किया गया था लाहौर सेशन के रेजोल्यूशन के बाद में, यानी कि जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की एक तरीके से बात रखी थी। और इन्होंने उस समय जनवरी 26, 1930 यानी कि जनवरी 26, 1930 को पूर्ण स्वराज डे बनाया था। और इसी दिन को ही एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए या फिर याद करते हुए हमने जनवरी 26 को कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंट्स करने का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का, उसको शुरू करने का हमने ये दिन चुना। इसी वजह से जो ये जनवरी 26 है, ये हमारे जो असेंबली मेंबर्स हैं उन्होंने ये डेट चुनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंट्स करने की। और साथ ही में अब आगे बढ़ते हैं कि एनफोर्समेंट में क्या हुआ। तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत हो गया, यानी कि वो कमेंट्स हो गया, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, जिसके तहत हमारे एक देश को एक तरीके से आज़ादी मिली थी, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, तो ये दोनों दो एक्ट थे, इनको रिपील कर दिया गया। और इनके जितने भी सप्लीमेंट्स थे, यानी कि जो इनसे जुड़े हुए एक्ट थे या फिर जो इनको रेफ़र करते थे या फिर इनको इनसे रिलेट करते थे या इनको एक्सटेंड करते थे या कुछ भी करते थे इनसे रिलेटेड, उन सबको भी साथ में हम लोगों ने रिपील कर दिया, यानी कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उनको नल एंड वॉइड कर दिया। अब वो एक तरीके से यूजलेस हो गए थे। और जो उनके अमेंड्स थे, यानी कि जो इन एक्ट्स से रिलेटेड जो उनके अमेंडमेंट्स भी थे, यानी कि एक्ट को अमेंड करके इवन जो इनके ऊपर अमेंडमेंट्स भी लगे होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने रिपील कर दी इस दिन। किस दिन? जनवरी 26, 1950 को। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट था वो कंटिन्यू रहा, यानी कि ये एक लौता ऐसा एक्ट है जो कि कंटिन्यू रहा। और इसका रीज़न भी ये था क्योंकि ये एक्ट जो था 1949 में, यानी कि ये आज़ादी के बाद ही बनाया गया था। इसको हमारी जो सभा थी या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने रिपील नहीं करा। एक लौता ये पुराने एक्ट्स में से ये एक्ट कंटिन्यू रहा। और इसी के साथ ही हमारा जो एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था ये भी खत्म होता है। तो आइए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो क्रिटिक्स रहे हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अलग अलग बेसिस पे, यानी कि अलग अलग ग्राउंड्स पे, अलग अलग वजहों से क्रिटिसाइज़ किया है। चलिए आइए जानते हैं वो क्या क्या है। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है।
तो ये जो क्रिटिसिज्म है, इसमें क्रिटिक्स ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो जो भारत के लोग हैं उसकी एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, हमारे जो भारत के लोग थे उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, यानी कि जो 18+ जो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, वोट देने का जो अधिकार होता है इनके अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, उस बेसिस से ये लोग वोट होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए हैं। और ये लोग ऑलरेडी लेजिस्लेटिव के पार्ट थे और इन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक लिमिटेड फ्रेंचाइज से, यानी कि खुद से ही इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ये, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स थे और इन्होंने अपने आप को ही एक तरीके से वोट देकर अपनी कम्युनिटी के बिहाफ पे, रीजन के बिहाफ पे, तो यानी कि ये लोग या तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी से पहुंचे थे या फिर नॉमिनेट होके पहुंचे थे। ये जैसा कि शुरुआत में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसा डिमांड करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बिना किसी आउटसाइडर पावर के बननी चाहिए और इसमें जो मेंबर्स होने चाहिए वो अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस से डायरेक्टली इलेक्ट होके पहुंचने चाहिए, वो चीज़ फॉलो नहीं हुई थी और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। तो क्रिटिक्स ने यही कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत के लोगों को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती और इसी तरह से वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग रीजन के या फिर अलग अलग कम्युनिटी के, उनको भी प्रोबेबली वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी या फिर उससे डील भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद जो सेकंड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ सॉवरेन बॉडी नहीं है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं है। जैसा कि हम जानते ही हैं, हम जान चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से ही हमने बनाई थी, डिमांड रख के, और उसके बीच में उनके कुछ ड्राफ्ट्स भी आए थे और उन्होंने उसमें शुरुआत में जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी उन्होंने उसमें इंटरफेरेंस भी किया था कि किस तरीके से होना चाहिए, और जो यहाँ के हमारे मेंबर्स बनना चाह रहे थे या फिर जो भी हमारी INC थी या मुस्लिम लीग थी उनके बीच में वो इन्वॉल्व रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने में। तो यानी कि जो क्रिटिक्स है वो कहती है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह या फिर सेल्फ गवर्निंग या फिर अपने फुली इंडिपेंडेंस लेते हुए या फिर अपने 100% डिसीजन इसने जब ये फॉर्म हुई है तो इसने अपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर जो इसका ड्राफ्ट है या फिर जो इनिशियल फ्रेमवर्क है उसका जो इनका आइडिया है ये 100% इनका अपना नहीं है, इसमें शायद बाहर का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो जैसे कि हम देख पाएंगे ये प्रपोजल से बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। उन्होंने ये तक कहा कि जो असेंबली थी वो अपने सेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से करती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि उससे पहले देश तो हमारा आज़ाद हुआ भी नहीं था 1947 से पहले, तो उस समय जितने भी असेंबली के सेशंस होते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन से ही होते थे। जो क्रिटिक्स है उन्होंने यही कहा है कि असेंबली को अपनी सेशंस तक करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, तो यानी कि वो एक पावरफुल बॉडी नहीं थी या फिर इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडी नहीं थी जिसने बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के काम किया हो। अब हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा, यानी कि जितना टाइम लेना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा समय ले दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। यानी कि उन्होंने इवन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं जिन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उनसे कंपेयर करते हुए कहा कि उन लोगों ने सिर्फ 4 महीने ही लिए थे अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। और इसी चीज़ को आगे करते हुए जो नज़ीरुद्दीन अहमद हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मजाक में उनको क्रिटिसाइज़ करते हुए या फिर उनको एक नेगेटिव लाइट में डालते हुए एक नाम दिया था ड्रिफ्टिंग कमेटी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट कहा जाता है वो है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कांग्रेस से डोमिनेटेड थी, यानी कि इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो क्रिटिक्स चार्ज इट मीन्स क्रिटिक्स इस बात पे फोर्स करते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू ही डोमिनेटेड थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो कि बाद में इंडियन प्रोविंसेस बनी उससे जो इलेक्टेड लोग आए थे, जो भी मेंबर्स आए थे, उनमें से मेजॉरिटी जो मेंबर्स थे वो INC से थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। तो इसी चीज़ को जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि जो एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कांग्रेस से ही निकली थी। तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने एक रिमार्क दिया है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 1 पार्टी बॉडी थी, यानी कि उसमें एक तरीके से एक ही पार्टी की बॉडी बनी हुई थी क्योंकि उसमें ज़्यादातर मेंबर उसी से ही गए हुए थे। उन्होंने ये बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वॉज अ 1 पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली 1 पार्टी कंट्री। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। सो उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक ही पार्टी से बनी हुई बॉडी थी और उसमें एक तरीके से इनडायरेक्टली
वन पार्टी कंट्री में, यानी कि जो हमारी कंट्री थी उसमें पार्टी भी एक ही थी, यानी कि एक ही कंट्री में एक ही पार्टी थी और उसी पार्टी ने ही अपनी एक असेंबली बना ली थी। और उन्होंने ये तक कहा कि जो असेंबली थी वो एक तरीके से कांग्रेस ही थी और जो कांग्रेस थी वही इंडिया थी, यानी कि जो असेंबली वो चाहती थी, जो कांग्रेस चाहती थी, और जो इंडिया का जो एक पूरा सिस्टम बना है वो एक तरीके से कांग्रेस का ही डिफाइंड है, यानी कि जो कांग्रेस ने चाहा, इंडिया का सपना है, जो इंडिया का एक फ्रेमवर्क है, जो ड्राफ्ट है, वो कांग्रेस से ही निकला है। तो अगला जो पॉइंट है जो क्रिटिक्स बोलते हैं वो है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन थी, यानी कि जो क्रिटिक्स हैं वो इस बात को मेंटेन करते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा ही डोमिनेटेड थी, यानी कि उसमें ज़्यादातर यही लोग थे और इन्हीं की ही बात चलती थी। और जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो अदर सेक्शंस थे सोसाइटी के या फिर जो अलग प्रोफेशंस थे या फिर जो अलग टाइप के जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती है, चाहे वो अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन से आते हों या फिर अलग अलग टाइप का काम करते हों, वो लोग इसके भाग नहीं बन पाए। जैसे कि ट्राइब्स को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं था, या फिर जो अदर प्रोफेशन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको यहाँ तक असेंबली तक लाने के लिए कोई नहीं था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा हो उससे रिलेटेड या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी उसमें मेंबर्स हों, तो ऐसा नहीं था। और जो क्रिटिक्स हैं वो यही वजह बताते हैं, मेन रीज़न बताते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने का और उसकी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होने का, कि उसमें जो लोग थे वो बेसिकली लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस थे। और इन लोगों ने ये एक तरीके से क्रिटिक्स तो खैर इन बातों को नेगेटिवली रखते ही हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने जो बातें थी वो काफ़ी एक्सप्लेन करके या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी प्रेजेंट करी गई थी और जो बातों को इलेबोरेट करके लिखा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके इन चीज़ों के अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हिंदू से डोमिनेटेड थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो आईएनसी से ही थे, और कई क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने तो ज़्यादा सीट्स जीती भी नहीं थी, और फिर जो जीती भी थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इवन बॉयकॉट तक कर लिया था। और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो स्टार्टिंग में आए नहीं थे, और फिर जो आए भी थे उसमें भी जो उनके बेसिकली जो उनकी सीट्स थी वो इतनी ज़्यादा थी नहीं। तो जो मेजॉरिटी जो सीट्स थी चाहे वो हर जगह से मिक्स कहीं जाए, इवन अगर हम प्रिंसली स्टेट्स को भी काउंट करें, प्रोविंसेस को भी काउंट करें, तो जो उसमें एक मेजर कम्युनिटी थी जो उसको रिप्रेजेंट करती थी वो थी हिंदू कम्युनिटी। इसी पॉइंट पे लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बॉडी ऑफ हिंदूज बोला, और ऐसे विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो वन मेजर कम्युनिटी को ही, यानी कि एक मेजर कम्युनिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। और विंस्टन चर्चिल जो थे उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये काफ़ी उन्होंने एक हार्श कमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट बोला था कि एक तरीके से इंडिया की जो वास्ट डाइवर्सिफिकेशन है या फिर जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट सही से नहीं करती है। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टॉपिक का, और इसमें हमने पॉइंट्स डिस्कस करे जिसमें हमने जाना कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्रिटिक्स थे कि उन्होंने किस किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसाइज़ किया था। जो क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये टॉपिक ख़त्म होता है और हम अब अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एलिफेंट को अडॉप्ट किया गया था एज सिंबल या फिर सील कह लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और सर BN राव जी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और HVR अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और SN मुखर्जी जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। प्रेम बिहारी नारायण राजादा जी ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी खूबसूरती से लिखा था, और उनका जो लिखने का तरीका था वो इटैलिसाइज में था, यानी कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से लिखा था। और इसी तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल वर्जन है उसको खूबसूरत बनाया था अपनी कलाकृतियों से शांति निकेतन के आर्टिस्ट्स ने, जिनमें नंदलाल बोस और बेओहर राम मनोहर सिन्हा भी शामिल थे। तो जैसे कि हमने एक फ़ोटो लगाई है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया की, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरती से हमारी जो कैलीग्राफी की गई है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उन्होंने इसमें कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। और जो हमारा प्रीएम्बल हमने जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको भी सिमिलरली बेओहर राम मनोहर सिन्हा जी ने इल्यूमिनेट किया था और ब्यूटीफाई किया था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह
हमारे प्रियम्बल को भी लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग से। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल हिंदी वर्जन है उसकी कॉलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य जी ने करी थी, और वो भी बहुत खूबसूरत कहा जाता है, वो भी बहुत खूबसूरती से उन्होंने काम किया था। और उसके बाद में जो नंदलाल बोस जी हैं उन्होंने उसको बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही एलिगेंस के साथ में उसको सजाया था उसको, और उसकी जो इम्पोर्टेंस होने के साथ साथ जो उसकी सुंदरता भी बढ़ाई थी। और इसी के साथ ही जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे वो हमने कर लिए हैं। बचे हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम आगे के चैप्टर्स में लाते रहेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आगे और वीडियोस बनाएंगे उसमें भी हम और इसी टाइप के फैक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन से के फीचर से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। इसी के साथ ही हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो गया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उनको कवर करेंगे। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप शिक्षा गुरु को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।